नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो डीएड स्पेशल एजुकेशन, जो बच्चे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत सेकेंड ईयर में इस समय अध्ययनरत हैं, सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए हमने डीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर फर्स्ट, जिसको हम पेपर नंबर 7 के नाम से जानते हैं, क्योंकि 6 पेपर आपके फर्स्ट ईयर के अंतर्गत कंप्लीट होते हैं और 7 से और 12 तक जो पेपर होते हैं वो हमारे सेकेंड ईयर के अंदर आते हैं। तो आज हम जो है सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 7 के यूनिट नंबर 4, जिसका 4.2 पार्ट जो है वो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत समझने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देख लें और आराम से इसको थोड़ा सा समझ लें। इसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप वीडियो को लाइक और कमेंट कर दिया करो और दूसरे बच्चों तक इसको शेयर कर दिया करो, जिससे कि आपके साथ साथ अन्य स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए आज हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है अधिनियम और प्रावधान। मतलब हम इस 4.2 यूनिट के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं कि हमारी शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा कौन सा अधिनियम जो है वो बनाया गया और उस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान जो है वो हमें दिए गए, कौन कौन से प्रावधान किए गए, कौन कौन सी सुविधा बच्चों को दी गई, कौन सी सुविधा हमें दी गई, क्या फायदा दिया गया, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। 4.2 यूनिट जो है वो एक छोटी यूनिट है। इसके अंदर हमको केवल शिक्षा का अधिनियम और प्रावधान पढ़ना है, ठीक है ना। एक अनुच्छेद 21A की जानकारी प्राप्त करनी है, एक आरटी अधिनियम 2009 की जानकारी प्राप्त करनी है और एक आपका जो विकलांगता से संबंधित अधिनियम है उसकी भी हमको यहाँ पर जानकारी लेनी है। इसके अलावा इस यूनिट के अंतर्गत आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि भाई सरकार के द्वारा ऐसा कौन सा जो है वो अधिनियम हमारे लिए पारित किया गया, कौन सा अधिनियम हमको दिया गया जिसके द्वारा हमको ये शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि संविधान का कौन सा संशोधन था जिसके अंतर्गत हमको ये दिया गया। संविधान संशोधन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये 86वां संविधान संशोधन था। कौन सा संशोधन था? ये 86वां संविधान संशोधन था और 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमको एक अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद दिया गया 21A। 21A अनुच्छेद के अंतर्गत हमको एक शिक्षा का अधिकार दिया गया, एक हमको मौलिक अधिकार दिया गया, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 2002। इस अधिनियम का नाम था, अधिनियम जो था ये था मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2002। ये हमको एक अधिनियम सरकार के द्वारा दिया गया, जिस अधिनियम के अंतर्गत हमको सरकार ने एक प्रावधान किया, हमको एक सुविधा दी गई कि हम मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये अधिनियम आपका 2002 के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद की बात करें आप तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसको लिया गया और संविधान संशोधन था वो था 86वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। इसके अंतर्गत अपन को जो सबसे बड़ी बात थी कि जो 6 वर्ष से और 14 वर्ष तक के बच्चे थे, ठीक है ना, इनको ये जो शिक्षा है वो प्रदान की गई। मतलब इनको सरकार के द्वारा ये तय किया गया कि भाई इन बच्चों को शिक्षा जो है वो अवश्य मिलनी चाहिए, अनिवार्य रूप से ये बच्चों को शिक्षा प्राप्त होने चाहिए। एक तो अनिवार्य हो गई, एक दूसरी बात ये हो गई कि इन बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी वो मुफ्त में दी जाएगी, मतलब इनसे कोई भी पैसा जो है वो नहीं लिया जाएगा। इसके लिए
सरकार ने हमको एक अधिनियम दिया, ये परीक्षा की दृष्टि से भी आपका जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और एक कानून दिया गया हमको RTE अधिनियम 2009। ये अपन को जो है वो ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से भी ये जो अधिनियम है ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। आपका अधिनियम दिया गया RTE अधिनियम 2009। आपको अनुच्छेद ध्यान रखना है, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया था और अधिनियम का नाम था RTE अधिनियम 2009। यदि आपको पूछा जाए कि भाई इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपको इसकी जो प्रारंभ किया गया था इस अधिनियम को वो 1 अप्रैल 2010। यदि आपसे प्रारंभ की डेट पूछी जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अधिनियम जो है वो RTE अधिनियम 2009 था, लेकिन इसकी यदि शुरुआत की जाए, इसको यदि लागू किया गया तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 के अंतर्गत। एक इसके अंदर एक प्रावधान जो है वो प्लस किया गया है, इसके अंदर एक प्रावधान कि इसमें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। आपको ये तो कॉमन जानकारी अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस RTE अधिनियम के अंतर्गत सरकार जो है वो कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन से प्रावधान बच्चों के लिए कर रखे हैं। यहाँ पर अपन को एक चीज यही समझनी है कि संविधान का संशोधन 86वां था। 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक अनुच्छेद 21A बनाया गया और 21A अनुच्छेद के अंतर्गत हमें सरकार के द्वारा एक मौलिक अधिकार दिया गया। मौलिक मतलब एक तरीके से हमारा हक बन गया, हमारा अधिकार बन गया कि हमको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये अधिनियम 2002 के अंतर्गत जो है वो आया। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा थी वो क्या हो गई? अनिवार्य हो गई और निःशुल्क हो गई कि 6 साल से 14 साल तक का जो बच्चा है वो निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करे। अब इस अधिकार की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा 2009 में एक अधिनियम पारित किया गया, RTE अधिनियम 2009, जिसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1 अप्रैल 2010 में शुरुआत हुई थी और 1 अप्रैल 2010 से बच्चों को उनके नजदीकी जो स्कूल थे, चाहे वो सरकारी थे चाहे वो गैर सरकारी थे, वहां पर उनको औपचारिक शिक्षा प्रदान करने की सुविधा दी गई, जिसमें उनसे कोई भी शिक्षण शुल्क जो है वो स्कूल के द्वारा नहीं लिया जाता है, कोई भी शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए। मतलब RTE जो अधिनियम था 2009 का, इसके अंदर हमको कौन कौन से प्रावधान किए गए। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं प्रावधान। ये आपको अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। परीक्षा में ये प्रश्न जो है वो अधिकतर आता रहता है। अब अपन को पढ़ना है RTE अधिनियम 2009 के प्रावधान। ठीक है ना। तो पहला प्रावधान जो इसमें किया गया था, नंबर 1 कि बच्चे के पड़ोस में स्थित विद्यालय में निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा। अब आप इसको समझिए कि पहला प्रावधान
हमारा यहाँ पर जो है आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत पहला प्रावधान किया गया कि कोई भी बच्चा जो है उसके पड़ोस में नजदीक में जो सबसे नजदीक जो है स्कूल उसके, चाहे उसके वार्ड में हो, चाहे वार्ड के बाहर अपने पड़ोसी वार्ड में हो, ठीक है ना, अपनी ग्राम पंचायत में हो, अपनी कॉलोनी के सिटी में कॉलोनी के अंतर्गत हो, यदि वहां पर वो मौजूद है स्कूल, तो उस स्कूल के अंतर्गत बच्चे को विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्राप्त होगी। ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया। दूसरे प्रावधान की यदि बात की जाए तो दूसरा प्रावधान इसमें था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक कि बच्चों को निःशुल्क पे अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, इसके अंतर्गत हमको बताया गया है इस प्रावधान के अंतर्गत आरटी अधिनियम में कि यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और 14 वर्ष तक की उसकी आयु है, तो उस बच्चे को सरकार के द्वारा जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो प्राप्त होगी, ये सरकार की व्यवस्था रहेगी और वो सरकार इस व्यवस्था को बच्चे के नजदीकी स्कूल में करवाने के लिए कटिबद्ध रहेगी कि बच्चा जो है वो अपने पास के स्कूल के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करे और वहीं पर अपनी आयु और अपनी योग्यता के अनुसार वो प्रवेश ले सकता है। उसकी प्रवेश की जिम्मेदारी, उसकी उपस्थिति की, उसकी पढ़ाई की, उसकी सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो सरकार इस प्रावधान के अंतर्गत करती है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अगला जो है उसमें गैर प्रवेशित जो बच्चे होते हैं, गैर प्रवेशित बच्चों की आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश देना, आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश, आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश। इस पॉइंट को आप समझिए, जैसे माना कि कोई बच्चा जो है वो प्रवेश नहीं ले सका किसी कारण से, वो माना कि 6 वर्ष का था तब वो प्रवेश नहीं ले सका, 7 वर्ष का हुआ, 8 वर्ष का हुआ, 9 का हुआ, यदि वो 14 वर्ष तक की एज में पहुंच गया है, 10 वर्ष की एज में पहुंच गया है, 6 से और 14 की किसी भी बीच में पहुंच गया है, तो उस बच्चे ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, तो उस बच्चे को उसकी आयु के अनुसार जो है वो कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इसमें अपन को ध्यान रखना होता है, यदि बालक 6 वर्ष का है तो उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन होगा, यदि बालक 6 वर्ष का है तो उसका फर्स्ट क्लास में होगा, यदि बच्चा 7 वर्ष का है तो उसका सेकंड क्लास के अंदर होगा। इसी प्रकार जो है यदि वो बच्चा 8 वर्ष का है तो उसका एडमिशन 3rd क्लास के अंदर होगा, यदि बच्चा 9 वर्ष का है तो उसका एडमिशन 4th क्लास में होगा, यदि बच्चा 10 वर्ष का है तो उसका एडमिशन 5th क्लास के अंदर होगा, यदि बच्चा 11 वर्ष का है तो 6 में, 12 वर्ष का है तो 7th में, 13 वर्ष का है तो 8th में। मतलब उसको 6 से 14 साल तक आपको ऐसे ही एक एक क्लास जो है वो बढ़ाते रहना है। 6 वर्ष हो गया, ठीक है ना, 7 में सेकंड आ गया, 8 में 3rd आ गया, 9 में 4th आ गया, 10 में 5th आ गया, तो ऐसे ही उसको जो है वो हमको बढ़ाता रहना है। 14 वर्ष तक का जो बच्चा है मतलब वो कक्षा 1 से और 8 तक में प्रवेश ले सकता है। 1 से 8 तक की कक्षा में वो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किया गया। अब यदि बात आती है कि ये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इसका वित्तीय जो जिम्मेदारियां हैं वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत इसको लिया गया है। वित्तीय जिम्मेदारी केंद्र प्लस राज्य, मतलब जब कोई भी बच्चा जो है, माना कि बच्चा पास के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लेता है
तो सरकारी स्कूल में तो उसकी फीस नहीं लगेगी। लेकिन यदि बच्चे के आसपास में पड़ोस में कोई सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है और सरकारी स्कूल मौजूद नहीं तो उसको मजबूरी में प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा, या फिर बच्चा प्राइवेट स्कूल में ही अध्ययन करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल के अंतर्गत यदि 6 वर्ष की उसकी आयु है, 6 से और 7 वर्ष की आयु है, तो वो बच्चा फर्स्ट क्लास के अंतर्गत एडमिशन ले सकता है और फर्स्ट क्लास में उसका जो एडमिशन होगा वो निःशुल्क रहेगा। उससे कोई भी शिक्षण शुल्क विद्यालय के द्वारा नहीं लिया जाएगा और उस शिक्षण शुल्क के अलावा बच्चे को पाठ्य पुस्तक सरकार के द्वारा प्रदान की जाएंगी और इसके अलावा यदि कोई अन्य जैसे व्हीकल व्यवस्था है, यदि बच्चा वाहन से आता है तो वाहन की व्यवस्था जो है उसको स्वयं को अपने लेवल पर बच्चे को करनी होती है। बाकी की शिक्षण शुल्क, पाठ्य सामग्री से संबंधित जो वित्तीय सहायता है वो सरकार के द्वारा विद्यालय को प्रदान की जाती है और विद्यालय उस बच्चे को ये निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था करता है, शिक्षण की व्यवस्था को निःशुल्क करता है। अब इसमें वित्तीय जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? वित्तीय जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर उस बच्चे का जो शुल्क है, उस बच्चे की शिक्षण शुल्क हो, चाहे उस बच्चे के लिए पाठ्य सामग्री हो, इन सबकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की रहेगी। एक अपन को इसमें ध्यान दिया गया कि छात्र शिक्षक अनुपात भवन, और जैसे माना कि एक 5वां जो बिंदु हो गया इसमें छात्र शिक्षक अनुपात भवन व अन्य सुविधाएं। इसमें एक चीज का प्रावधान और किया गया कि यदि किसी बच्चे को नजदीकी सरकारी या प्राइवेट विद्यालय में, यदि इस आरटी अधिनियम के अंतर्गत उसको प्राइवेट विद्यालय में यदि एडमिशन दिया जाता है तो उस बच्चे के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब बच्चे को पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार जो बच्चे अपना शिक्षण शुल्क जमा करके पढ़ाई करते हैं। जैसे उस विद्यालय में छात्र और शिक्षक का अनुपात जो है वो शिक्षा विभाग के नियम के अनुसार ही रहेगा। इसके अलावा उसका भवन जो है, विद्यालय का भवन भी नियमों के अनुसार रहेगा। विद्यालय के अंदर अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उसी प्रकार से रहेंगी जिस प्रकार से एक अन्य जो बच्चे हैं जो शिक्षण शुल्क देकर पढ़ाई करते हैं, जिन बच्चों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उसी प्रकार से सुविधाएं इनको प्रदान की जाएगी। एक अपन का जो है इसके अंदर प्रावधान किया गया कि प्रशिक्षित शिक्षक, प्रवेश और शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान। शिक्षक भी हैं उसमें प्रशिक्षित होने चाहिए, प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रावधान। कहने का मतलब ये रहा कि यदि किसी संस्थान के अंतर्गत बच्चे निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं और निःशुल्क अध्ययन करते समय उन बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी उस संस्थान की रहेगी और इस संस्थान के अंदर प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रावधान किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि भाई ये फ्री वाले बच्चे हैं, इनको हम ऐसे ही कोई अनट्रेंड जो टीचर होते हैं, अनट्रेंड टीचर लगाकर और उनकी हम शिक्षा की व्यवस्था कर दें, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था करना उस विद्यालय के लिए जरूरी है। शारीरिक और मानसिक दंड, शारीरिक व मानसिक दंड नहीं देने का प्रावधान। मतलब जिन बच्चों ने निःशुल्क शिक्षा के तहत संस्थान में एडमिशन लिया है, विद्यालय में एडमिशन लिया है
वो किसी भी प्रकार से बच्चे को ना तो शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हैं और ना ही उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हैं। मतलब उन बच्चों को किसी भी प्रकार से आप दंडित नहीं कर सकते, उन बच्चों को किसी भी प्रकार से आप परेशान नहीं कर सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो ये भी प्रावधान इसके अंदर जो है वो लिया गया है। एक अपन को बच्चे का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना, एक प्रावधान था बच्चे का सर्वांगीण विकास। बच्चे का सर्वांगीण विकास का मतलब हो गया कि जो बालक है, यदि वो निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत संस्थान में एडमिशन उसने लिया है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो उस बच्चे का सर्वांगीण विकास करने की जो जिम्मेदारी रहेगी वो हमारे संस्थान की रहेगी। मतलब बालक को किसी भी प्रकार से उसको उसके विकास के अंदर कोई भी यदि बाधा बन रही है, कोई कार्य ऐसा है जिसके कारण उसका विकास संभव नहीं हो पा रहा है, उसको शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही है, उसका डेवलपमेंट अच्छी प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी जो है वो संस्थान की रहेगी। संस्था उसको सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी रहेगी। तो आप इन सभी प्रावधानों को आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत इन सभी प्रावधानों को याद करके रखेंगे। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि आरटी अधिनियम 2009 के बारे में आप क्या जानते हैं, या उसमें लिए गए प्रावधान के बारे में समझाइए, बताइए। किसी प्रकार से आपको प्रश्न आए तो आरटी अधिनियम को आप याद रखें। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि आरटी अधिनियम जो है वो 2009 में पारित किया गया था। इस अधिनियम की शुरुआत हमारे भारत के अंतर्गत 1 अप्रैल 2010 को की गई। इसमें 86वें संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21A बनाया गया, जिसमें प्रत्येक बच्चे को जिसकी आयु 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बीच है, उसको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लेने का अधिकार दिया गया कि भाई वो मुफ्त में और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए आरटी अधिनियम के अंतर्गत, ये प्रावधान आपको जो है लगभग 8 प्रावधान जो मैंने आपको बताए हैं, तो ये 8 प्रावधान को आप अपने हिसाब से याद रखें और अपने हिसाब से ही बना करके अपने मन से ही आप उनको लिख सकते हैं। कभी भी आपको कोई भी चीज जो है वो रटनी नहीं है। यदि आप उसको रट के याद करते हो तो यदि परीक्षा के समय आप किसी एक शब्द को भी भूल गए, आप किसी एक लाइन को भी भूल गए, तो आपको आगे की लाइन कभी याद नहीं आएगी और आपका पेपर में समय वेस्ट होगा। आप यदि वो लाइन आपको, यदि वो शब्द आपको याद नहीं आया तो आप उस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने उसको थोड़ा सा समझ रखा है तो आप आराम से उसके बारे में अपने मन से जो है बना करके आप आराम से लिख सकते हो। अब अपन को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 ये भी यहाँ पर अपन को पढ़ना है। और इसके बाद आपकी जो 4.2 यूनिट है उसमें मेन चीज जो है वो 2 ही अधिनियम है। मेन आपके जो है वो 2 अधिनियम है, 2 अधिनियम आप याद रखें और आपके 4.2 यूनिट का जो काम है वो संपन्न हो जाएगा। आराम से इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा आप आराम से कर देंगे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंतर्गत यदि आपने अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी की थी तो आपने फर्स्ट ईयर के अंतर्गत इस अधिनियम को पढ़ा होगा कि 2016 जो हमारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए जो अधिनियम बताया गया था, उस 2016 अधिनियम के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को, दिव्यांग व्यक्तियों को, दिव्यांग बालकों को, ऐसे बालक जो किसी प्रकार से डिसेबिलिटी के शिकार हो गए हैं, तो उनको किस प्रकार के प्रावधान इसमें किए गए। तो ये हमारा जो है यहाँ पर भी अपन इनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे।
आपको ध्यान हो तो सबसे पहले विकलांग व्यक्तियों के लिए जो अधिकार अधिनियम बनाया गया था, तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ देख लें कि ये 1995 में शुरुआत में बनाया गया था, मतलब 1995 में ये बनाया गया था। लेकिन 1995 में जो बनाया गया था वो एक सीमित तरीके से बनाया गया था, उसमें कुछ सुविधाओं का अभाव था, या सभी डिसेबिलिटी जो अनेक प्रकार की डिसेबिलिटी हमारे यहाँ पर विद्यमान है, तो सभी प्रकार की डिसेबिलिटी को इसमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन जब 2016 में इसका एक संशोधन रूप आया, मतलब इसमें जो कमियां रह गई थी उन कमियों को पूरा किया गया, तो वहां पर सभी प्रकार की डिसेबिलिटी जो है उनको इसके अंदर ऐड किया गया, कुछ सुविधाओं को और ऐड किया गया, और इस अधिनियम का नाम हो गया विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016। ठीक है, तो 2016 में क्या अपडेट इसमें आए थे और कौन कौन सी विशेषताएं इसके अंदर दी गई, कौन कौन सी विकलांगताएं इसके अंदर कवर की गई, तो उनको अपन देखते हैं यहाँ पर। तो एक चीज तो अपन को ये देखने की क्या परिवर्तन, देखिए 95 में जो आया था और एक 2016 में जो आया था, तो इन दोनों के अंदर जो है वो क्या परिवर्तन किया गया, इस अपन को इसके बारे में ध्यान देना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसके अंदर क्या परिवर्तन, मतलब क्या प्रावधान किए गए। तो आप देखेंगे कि पहले 7 विकलांगता इसके अंदर शामिल की गई थी, 7 विकलांगता थी, कौन से में, 1995। ठीक है, 7 विकलांगता से इसमें आपको 21 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया 2016 में। 2016 आपको ये ध्यान रखना है कि 1995 में जो हमारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का जो अधिनियम था वो सबसे पहले 95 में आया था। 95 में केवल 7 प्रकार की डिसेबिलिटी को इसके अंतर्गत जोड़ा गया था, और 7 प्रकार की डिसेबिलिटी के अंतर्गत जो भी मनुष्य पाया गया, जो व्यक्ति पाया गया, जो बच्चा पाया गया, उसको इस अधिनियम का लाभ दिया गया। लेकिन जैसे ही ये आगे हमारा समय बढ़ा तो हमें कुछ अन्य प्रकार की डिसेबिलिटी भी लोगों में मिलने लगी, और उन लोगों को 7 प्रकार की डिसेबिलिटी से अलावा यदि कोई डिसेबिलिटी थी तो उसमें लोगों को फायदा नहीं मिला। तो हमारे विद्वान जो थे, स्पेशल एजुकेशन के, हमारी विशेष शिक्षा के जो लोग थे, उन्होंने इसमें एक संशोधन किया, और संशोधन करके 2016 में 21 प्रकार की, मतलब सभी प्रकार की जितनी भी डिसेबिलिटी इस हमारे उस समय किसी भी बच्चे के अंदर, व्यक्ति के अंदर पाई गई, उन सभी विकलांगताओं को, उन सभी डिसेबिलिटी को इसके अंतर्गत जो है वो शामिल किया गया। अब इसमें कुछ तरह की जो है आपको मैंने ये 21 प्रकार की डिसेबिलिटी भी हमारे फर्स्ट ईयर के इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वाला जो पेपर था पहला, उस पेपर के अंतर्गत हमने सारी डिसेबिलिटी जो थी, 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटी है, उन 21 प्रकार की डिसेबिलिटी को आपको उस वीडियो के अंतर्गत हमने पहले ही आपको फर्स्ट ईयर के अंदर रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है। यदि आपको पहली बात तो वो याद होगी क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में उनको पढ़ा है, और यदि आपको वो याद नहीं है, फर्स्ट ईयर में आप किसी कारण से नहीं पढ़ पाए या पढ़ पाए तो वो आप उनको भूल गए हैं, तो उनको एक बार आप इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के पेपर में, फर्स्ट ईयर वाले पेपर में जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं, और वहां पर सभी डिसेबिलिटी का कि हमने आपको पहचान बताई है, हमने आपको डिसेबिलिटी के कारण बताए हैं और उसको रोकने के उपाय बताए हैं। ये मेन चीज है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं वो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पेपर अच्छे ढंग से पढ़ लें, उसकी हमने 12 वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी हुई है, और यदि उस पेपर को अच्छे ढंग से आप कर लेते हैं तो आप आसानी से अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम को पास कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल के अंदर जो है वो सिलेबस बड़ा शॉर्ट होता है, और इसी टॉपिक को हमें छोटे मोटे परिवर्तन के साथ आगे पढ़ना होता है। हर पेपर के अंतर्गत ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर भी हम ये आरटीआई एक्ट है या आपका आरपीडब्ल्यूडी विकलांग व्यक्तियों का एक्ट जो है, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, और सारी चीजें देखिए आपको दोबारा यहाँ पर आ गई। अब इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटी आपकी शामिल होती है, जैसे कुछ डिसेबिलिटी हमारे शरीर से संबंधित होती है, शारीरिक अपंगता से संबंधित होती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, जैसे किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया है, कुष्ठ रोग से वो व्यक्ति का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, या उसके मस्तिष्क का कोई पक्षाघात हो गया है,
मस्तिष्क में उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, या उसका जो लंबाई है वो कम रह गई है, उसको अपन बौनापन डिसेबिलिटी के अंतर्गत जानते हैं। एक मांसपेशियों का दुर्विकास हो गया, जिसको मांसपेशी बुरे तरीके से बढ़ गई है, गलत तरीके से बढ़ गई है, छोटी रह गई है, ज्यादा बढ़ गई है, तो ये भी डिसेबिलिटी के अंतर्गत माना गया। यदि कोई बच्चा या बच्ची, कोई भी व्यक्ति एसिड पीड़ित है, मतलब किसी पर उसने कोई एसिड से हमला किया है और उस एसिड से हमले के कारण उसके अंतर्गत कोई डिसेबिलिटी प्राप्त हुई है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा दृष्टि से संबंधित डिसेबिलिटी भी आती है, जिसमें आपके एक तो बिल्कुल दृष्टि के अंदर दो तरह की आती है, एक अंधापन और एक कम दृष्टि, मतलब दृष्टि बाधित। दृष्टि बाधित में आपको एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, मतलब वो अंधा है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कम दिखाई देता है, मतलब कुछ दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार की डिसेबिलिटी भी होती है। एक श्रवण बाधिता होती है, जिसके अंतर्गत कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं देता है। एक कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको सुनाई देता है लेकिन बहुत कम मात्रा में सुनाई देता है। एक आपकी बौद्धिक रूप से विकलांगताएं होती हैं, मतलब दिमाग की विकलांगताएं होती हैं, जिसमें व्यक्ति का जो IQ लेवल है वो 70 से कम होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि बौद्धिक विकलांगता के अंतर्गत यदि आपसे कोई पूछता है कि बौद्धिक दिव्यांगता की आप पहचान कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि उसका जो IQ लेवल है, ठीक है ना, IQ 70 से कम होगा। 70 से, यदि किसी भी बच्चे का IQ लेवल 70 से कम है तो वो बच्चा आपका बौद्धिक रूप से दिव्यांग कहा जाएगा, बौद्धिक रूप से उसको हम विकलांग कहेंगे। एक मानसिक व्यवहार वाली बीमारियां होती हैं, जैसे किसी बच्चे का मानसिक रूप से जो व्यवहार है वो कमजोर है, वो किसी के साथ में कैसा भी व्यवहार कर लेता है, अच्छे के साथ में बुरा, बुरे के साथ में कुछ भी, जैसा भी है, तो वो मानसिक रूप से व्यवहार वाली दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। एक आपकी कोई रक्त विकार से संबंधित होती है, जिसमें आपकी हीमोफीलिया आ जाएगी, थैलेसीमिया आ जाएगी, सिकल सेल रोग आ जाएंगे। ये आपकी डिसेबिलिटी जो है वो उसके अंदर पाई जाती है। एक आपकी ऑटिज्म से संबंधित जो है डिसेबिलिटी पाई जाती है, जिसमें जो बच्चा है वो अपनी गर्दन का या शरीर का बैलेंस नहीं बना पाता है। तो ऐसी प्रकार की डिसेबिलिटी भी इसके अंतर्गत पाई जाती है। एक इसके अंदर जो पाई जाती है वो पाई जाती है मल्टीपल, मतलब बहुदिव्यांगता। एक ये भी इसके अंतर्गत पाई जाती है, बहुदिव्यांगता। बहुदिव्यांगता का मतलब होता है एक से अधिक, एक से अधिक। यदि एक ही व्यक्ति के अंतर्गत या एक ही बालक के अंदर यदि एक से अधिक डिसेबिलिटी पाई जाती है, मतलब जो बालक है उसको, जैसे माना कि वो बौद्धिक रूप से भी विकलांग है और इसके अलावा वो लोकोमोटर मतलब शारीरिक रूप से भी विकलांग है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो आपके वो बहु दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं। अब अपन को जो है इसमें एक चीज और पढ़नी होती है कि जैसे आपको प्रश्न आ गया कि माना कि कोई व्यक्ति जो है वो विकलांग है, मतलब विकलांग व्यक्तियों के अधिकार का जो अधिनियम है 2016, इसमें शैक्षिक संस्थाओं का क्या कर्तव्य है? शैक्षिक संस्थानों का क्या कर्तव्य है? संस्थानों का कर्तव्य, शैक्षिक संस्थानों का क्या कर्तव्य? तो भैया देखो, शैक्षिक संस्थानों का कर्तव्य, यदि मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इसको पढ़ा भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता है और आपके लिए परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है कि भाई विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनकी शैक्षिक संस्थानों के का उनके प्रति क्या कर्तव्य है, तो इसको भैया तुम बिना पढ़े भी आसानी से आराम से इसका जो है वो आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? क्योंकि हमने इससे पहले आरटी के प्रावधान पढ़े हैं, उसके अंदर ज्यादातर जो है वो अधिकार ही दिए गए हैं। अधिकार कौन से? शिक्षा के अधिकार है। तो आप इसमें देख सकते हो कि भाई उनको समान रूप से शिक्षा दी जाए, किसी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, उनको शिक्षण संस्थान के अंतर्गत आधुनिक जो सुविधाएं हैं या सभी प्रकार की जो सुविधाएं अन्य बच्चों को दी जाती हैं वो दी जाए। यदि उनको कोई स्पेशल सुविधा की आवश्यकता है, जैसे माना कि कोई बच्चा जो है वो विकलांग है और हमारे विद्यालय में जैसे हम एंट्री लेते हैं तो विद्यालय का जो एंट्री गेट है वो थोड़ा ऊंचाई पर है,
तो उसको चढ़ने में, उसको एंट्री करने में जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो वहां पर एक रैंप की व्यवस्था की जाए, और रैंप की व्यवस्था के साथ साथ यदि उसको आवश्यक है तो व्हील चेयर की व्यवस्था की जाए। व्हील चेयर की व्यवस्था से वो बच्चा जो है वो आसानी से विद्यालय में एंट्री ले पाता है। यदि दूसरी बात यह कि जो शिक्षण संस्थान में जो दिव्यांग बालकों के लिए या विकलांग बालकों के लिए जो कक्षाएं संचालित होती हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर संचालित होनी चाहिए। मतलब यदि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर यदि उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था हो तो उनको आने जाने में, ऊपर चढ़ने में, नीचे उतरने में या अन्य किसी भी प्रकार की जो है उनको असुविधाएं हो सकती है। तो इन असुविधाओं से बचने के लिए उस बच्चे को ऐसी व्यवस्था की जाए कि ग्राउंड फ्लोर पर उसकी जो कक्षाएं हैं वो संचालित होनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, सरकार की सभी योजनाओं को उनको लाभ दिया जाए, अच्छी तरह उनको पढ़ाया जाए। और ज्यादातर जो हम देखते हैं कि शैक्षिक संस्थाओं में यदि कोई दिव्यांग बालक अध्ययनरत है तो ऐसे दिव्यांग बालकों को व्यावसायिक कौशल पर हमें ध्यान देना चाहिए। व्यावसायिक कौशल का मतलब आपको मैंने काफी बार पहले भी समझाया है, अभी हम एक बार इसको और समझ लेते हैं कि व्यावसायिक कौशल का मतलब होता है कि उस बालक को ऐसे कौशल सिखाए जाएं कि वो अपना जीवन यापन आराम से कर ले, ऐसा कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर ले, ऐसी कोई छोटी मोटी कला उसके अंदर आ जाए जिस कला के द्वारा वो छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण कर ले, घर में अपना कोई छोटा धंधा कर ले, अपनी आजीविका कमाने के लिए वो किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित न रहे। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो शैक्षिक संस्थाओं के अंतर्गत होनी चाहिए और उन शैक्षिक संस्थाओं का ये जो है वो कर्तव्य होता है। और एक इसके साथ साथ हमें समावेशी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। इसी के अंतर्गत आपका जो आएगा समावेशी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा। समावेशी शिक्षा को बढ़ावे का मतलब हो गया कि यदि बालक जो है वो दिव्यांग है और इस बालक को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है और उसके पास में कोई स्पेशल विद्यालय मौजूद नहीं है, कोई विशेष विद्यालय की व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर हमारी जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनका एक कर्तव्य बनता है कि उनको अपने विद्यालय में समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब मैंने आपको बहुत पहले फर्स्ट ईयर में सब कुछ समझाया है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जहां पर विद्यालय सामान्य हो और सामान्य बच्चों को पढ़ाता हो, सामान्य बच्चों को शिक्षण देता हो, लेकिन वहां पर अपने क्षेत्र में कुछ विशेष बच्चे, यदि कोई दिव्यांग बच्चा यदि उसके यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आए और उस स्पेशल बच्चे को उस विद्यालय के द्वारा सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाए तो उस शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। जैसे माना कि कोई हमारे आसपास विद्यालय है जो नॉर्मल बच्चों को शिक्षा देता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में, हमारे पड़ोस में, उस विद्यालय के पड़ोस में एक बच्चा ऐसा है जो दिव्यांग है, वो पढ़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में हम उस बच्चे को हम सामान्य बालकों के साथ बिठाएंगे, उस सामान्य बालकों के साथ उसको शिक्षा देंगे। इससे वो बालक जो है वो निराश नहीं होगा, हताश नहीं होगा और सामान्य बच्चों के साथ बैठेगा, उनके साथ वो शिक्षा ग्रहण करेगा, तो उसमें उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो एक शिक्षित व्यक्ति बन जाएगा। तो हमारी शैक्षिक संस्थाओं के ये कर्तव्य बनते हैं कि इन बालकों की शिक्षा के लिए अधिक से अधिक जो है प्रयास किया जाए। तो मेरे अनुसार जो है हमारी पेपर नंबर 7 की यूनिट 4.2 में अधिनियम और प्रावधान के अंतर्गत इन्हीं चीजों को जो है आपको सम्मिलित किया गया है। छोटी यूनिट है और छोटी यूनिट होने के कारण आपकी जो ये यूनिट है इसमें दो ही आपको, एक आरटी अधिनियम और एक आपका विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, इन दो के बारे में विशेष चर्चा की गई है और इन दो के बारे में विशेष चर्चा को हमारे द्वारा आपको थोड़ा सा एक नॉर्मल तरीके से एक शॉर्ट रूप में समझाने का जो है वो प्रयास किया गया है। आपको ये समझ में आया होगा ऐसी हम आशा करते हैं आपसे, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ये भी हमें आशा है, विश्वास है और एक इससे आपको बहुत मदद मिल रही है, ये भी हम ऐसा विश्वास रखते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। यदि आप इसको पढ़ रहे हैं तो
बट हमें लगता है कि काफ़ी बच्चे जो है वो ऐसे होते हैं कि वीडियो देखी और उसको स्किप कर गए, मतलब थोड़ी देर देखी उसको हटा दिया और फालतू की चीज़ें जो हैं वो देखने लगे रहते हैं। तो भैया मेरा मानना ऐसा है कि आप यदि मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल आप चलाते हैं, आप सारे दिन मोबाइल चलाते हैं और यदि मोबाइल में आप कोई अच्छी चीज़ देखते हैं जो आपके भविष्य में काम आने वाली है, जो आपकी एग्जाम में काम आने वाली है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। उस चीज़ को पढ़ना, उस चीज़ को सीखना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि फालतू की चीज़ें देखने में। फालतू की चीज़ें आपके जीवन में कोई काम नहीं आएंगी, जबकि ये चीज़ें आपको जीवन में काम आने वाली हैं। तो क्यों ना हम समय का, हमारे मोबाइल का, हमारे इंटरनेट का, है ना, सदुपयोग करें और सदुपयोग करके हम पढ़ाई करें अधिक से अधिक। यदि आप अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आपको इसका परिणाम भी जीवन में आगे अच्छा मिलेगा। इसी के साथ हम आज पेपर नंबर 7 की यूनिट नंबर 4.2 की वीडियो को समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर पर स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करे, आपको सद्बुद्धि दे और आपकी पढ़ाई में आपका सहयोग करे। ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।